इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भाग 3, जिसमें हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऊपर स्थल परिवहन में भूमि परिवहन, पहाड़ी इलाके में जो परिवहन होता है रेल परिवहन, सड़क परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ा। अब हम जल परिवहन से पढ़ेंगे। तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्रा करते रहे हैं। बहुत वर्षों साल पहले, लाखों हजारों साल पहले से भी लोग समुद्र की यात्रा करते हैं। इसके नाविकों को दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है, और नाव के वजह से ही बहुत सारे लोग भारत के संस्कृति को अलग अलग देशों में फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। पानी के रास्ते से किसी माल को एक दूसरे जगह पर पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना बहुत सस्ता पड़ता है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तुओं ढोने के अनुकूल है। यह भारी और बहुत सारा भारी सामान ढोने के लिए सब बहुत आसान तरीका है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा क्षमता तथा पर्यावरण अनुकूल है। यह पर्यावरण को गंदा नहीं करता है। पहले का जो कंपनी कोयला से चलती थी, जो भी जहाज कोयला से चलता था, वो पर्यावरण को दूषित करता था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन आज का नहीं, क्योंकि आजकल तेल से, यूरेनियम से, बैटरी से 3 तरीके से चलता है। भारत में अतः स्थलीय नौ संचालन, अब देखा जाए यहाँ पर जो तट के वजह से स्थानीय इलाके से दूसरे इलाके में लोगों को पहुंचा दिया जाता है, जैसा कि आप नीचे नाव में देख रहे हैं। तो ऐसे ही स्थलीय नौचलन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो 14,500 किलोमीटर हम लोग नदी से लेकर समुद्र तट, चाहे कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुंचाते हैं। इनमें केवल 5,685 किलोमीटर ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है, और 5,685 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको हम मशीन वाले नाव से पूरा करते हैं, नहीं तो बाकी हाथ से खेवना पड़ता है, हाथ से ही चलाना पड़ता है। ये देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर और पूरब में ज्यादा पुल बन नहीं पाया है, इसलिए वहां के लोग नाव से आते जाते रहते हैं। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। कौन कौन से जलमार्ग है जानो यहाँ पे। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य में गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। पहले वहां से नाव से एक दूसरे किनारे पर लोग जाते थे, लेकिन आज वहां पर पुल बन गया है। जब पुल बन गया दिक्कत ही नहीं है, जितना गाड़ी जाना है सब ले जाओ। और यहाँ पर अब तस्वीर में देखिए, सीधा का सीधा ट्रक चल जा रहा है अंदर, सीधा ट्रक जा रहा है अंदर ना। तो इस कंटेनर को फुल करने के लिए ट्रक गया अंदर, और इस कंटेनर को मशीनों द्वारा उठा लिया जाएगा, और ट्रक फिर दूसरे रास्ते से बाहर को निकल जाएंगे, और फिर से जब काम खत्म, ये जो सेटर है इसको पूरा उठा दिया जाएगा कि नाव में अंदर से पानी तेजी में ना घुसे। आगे है सदिया और धुबड़ी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी, कितना 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौभाग्य जलमार्ग संख्या 2। मतलब इसमें पूरा रोड भी ले लिया जा रहा है कि इतना दूर का रोड है, और बीच में जलमार्ग है। इतना पर इतना पुल बना है, और गंगा नदी पर एक पुल बना नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पुल है, इसलिए सभी पुलों को गिना भी जाता है। नीचे है केरल में पश्चिमी तट नहर और कोट्टापुरम से कोल्लम तक और उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। केरल में जलमार्ग के लिए वहां पर नहर बनाया गया, जिसकी वजह से नाव को ले जाना ले आना बहुत आसान हो जाता है।
और उसके अंदर में नाव घूम भी सकते हैं क्योंकि एक स्टेशन चैम्बर बनाया गया है। नौगम्य जलमार्ग संख्या उसको 3 बोलते हैं। अब आता है काकीनाडा और पुडुचेरी। काकीनाडा और पुडुचेरी आपको पूरब में पड़ता है, ये नहर है। काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नहीं है, गोदावरी और कृष्णा नदी पर विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है। और ये राजमार्ग कहाँ है? आपको कृष्णा गोदावरी नदी पड़ता है तेलंगाना के करीब में, तेलंगाना के इर्द गिर्द में पड़ता है, तो उधर ही इसको बनाया गया है जिसको राजमार्ग 4 बोलते हैं। तो राजमार्ग 1, यहाँ पर जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2 और ये जलमार्ग संख्या 3 और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, याद रहेगा। आगे देखते हैं। मातई नदी और महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तरा 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 उसको कहते हैं। महानदी का विशेष विस्तरा 888 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। वो कुछ और जलमार्ग है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। कुछ अंतर जलमार्ग और भी हैं जिन पर परिवहन होता है, जिस पर आवागमन होता है। उसका नाम है मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक और केरल का पश्च जलमार्ग जो है ये अंतर जलमार्ग है। इसको भी बनाया गया है परिवहन के लिए ही। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार, इन सब के अलावा विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों मतलब बंदरगाहों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्री रूप में 68% समुद्रों द्वारा होता ही है। कितना? 68% जो होता है देश का व्यापार समुद्र के द्वारा होता है। और देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68%, 68% और देश का 95% व्यापार समुद्र मार्ग द्वारा होता है। समुद्र के रास्ते सारा चीज आसानी से चला जाओ, लेकर आ जाओ, चल जाओ, लेकर आ जाओ। वही खर्चा आता है। नाव बनाओ, सामान लादो, तेल डलवाओ, सामान को उधर ढालो और फिर चले आओ वापिस। अब प्रमुख समुद्री पतन, अब प्रमुख समुद्री क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाहों के बारे में देखिए। और बंदरगाह के बारे में मैंने अब एक कहानी बताया ना अपने पापा वाला, जहां पर बंदरों को कस कर कहा जाता है बंदरगाह, उसी को बोलते हैं। तो मास्टर जी इतना पीट दिए कि हाथ वगैरह सब फाड़ दिए थे मारकर। भारत के 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य और छोटे पतन हैं। तब कुल मिलाकर कितना हुआ? 212 बंदरगाह हुए यहाँ पे भारत में। और हमारा समुद्री तट रेखा कितना है? 7516 किलोमीटर का। लेकिन ये थोड़ा कम है, इससे ज्यादा है हमारे पास। ये नापने वगैरह में लोगों को कम लगा है, लेकिन ज्यादा है अपने पास। और ये रास्ता देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहां से समुद्री तट से 212 बंदरगाहों के वजह से हम देश का 95% विदेशी व्यापार को चला सकते हैं और नियंत्रित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के जब आजादी मिल गया उसके बाद कच्छ में कंडला पतन सबसे पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। मुंबई तो था ही, उसके बाद से गुजरात के कच्छ इलाके में, कच्छ जिले में, वहां पर कंडला बंदरगाह बनाया गया था, जिसके वजह से मुंबई का भार कम किया जा सके। ऐसा देश विभाजन से कराची में जो बंदरगाह था वो तो पाकिस्तान में चला गया। अब जिसके वजह से कराची का कार्यभार हम लोग मुंबई से करते थे। अब मुंबई का कार्यभार हल्का करने के लिए हम लोग कच्छ में डाल दिए। तो कच्छ में एक बंदरगाह बना, जिसके वजह से मुंबई का काम आसान हो गया, आसानी से सब चीज आने जाने लगा। तो कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए, मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था कि हम कच्छ में कंडला पतन बना ले, कंडला बंदरगाह वहां पर बना ले। यह एक ज्वारीय पतन है। ज्वारीय मतलब क्या? एक
बंदरगाह है वहां के मौसम के अनुकूल चलना पड़ता है, क्योंकि मौसम जब खराब होता है तो समुद्र का पानी भी बढ़ जाता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो एक साथ में कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 6 राज्यों का अकेले व्यापार यहां से होता है। कहां से? कच्छ से। तो समझो कितना बिजी होगा ये हवाई अड्डा, बोले हवाई अड्डा नहीं, बंदरगाह कितना ज्यादा, जो वाटर पोर्ट है कितना ज्यादा बिजी रहता होगा, हमेशा व्यस्त रहता है। मुंबई बृहत्तम पतन है। मुंबई सबसे बृहत्तम, सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा पतन है, बंदरगाह है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत और सुचारू पोताश्रय हैं। वहां पे हर तरीके के मौसम में वहां पर चलाया जा सकता है, कोई भी नाव हो। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, और मुंबई पतन के सामने ही बगल में ही एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया है, मुंबई बंदरगाह का काम आसान करने के लिए। इस पूरे क्षेत्र को एक समूह, ये देखो मुंबई बंदरगाह में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए, ये ट्रकों को डायरेक्ट ले जा रहे हैं। तो बंदरगाह की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मर्मागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। मर्मागांव पतन जो है, मर्मागांव बंदरगाह देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है लोहा अयस्क को निर्यात और आयात करने के लिए। यहाँ पर केवल निर्यात ही दे रहा है, निर्यात करने के लिए। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोरो बंदरगाह कुद्रेमुख खानों से निकले लोहा अयस्क का निर्यात करता है, सीधे विदेश भेज देता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची बंदरगाह जो है, कहाँ पे? दक्षिण और पश्चिम में कोची बंदरगाह, यह एक लॉगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ये कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा बना है, जहां से एक लंबा जाता है रास्ता और वहां से 2 भागों में समुद्र बट जाता है। तो इसी को प्राकृतिक पोताश्रय मतलब प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। और एक नाव वहां पर आता है, वहां पर रुकता है, और वहां से भी बहुत ज्यादा व्यापार होता है, खास करके लोहा अयस्क ज्यादा भेजे जाते हैं वहां से। ये देखो कितना बड़ा बड़ा नाव होता है, कितना बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। यह न्यू मैंगलोरो बंदरगाह पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्यात, यहाँ से कच्चे तेलों का निर्यात किया जाता है। क्या चीज का? कच्चे तेलों का। ये जहाज का नाम देखो, कीटोन जहाज है ये। कौन सा? कीटोन। लग रहा है ना एकदम पूरा घर जैसा है, हाँ ऐसा ही दिखता है। पूर्वी तट के साथ, पूरब में चले जाओ तब पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतीकोरन वहां पर बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक पोताश्रय है, प्राकृतिक द्वारा ही बनाया गया, तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है और वहां का सब चीज बहुत ज्यादा समृद्ध है। अतः यह बंदरगाह हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भी विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। और वहां से ही तमिलनाडु के तुतीकोरन बंदरगाह से ही श्रीलंका, मालदीव में सामान भेजा जाता है। लक्षद्वीप में ही मालदीव होता है। लक्षद्वीप किधर है? दक्षिण के पश्चिम साइड में। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, यह मानव द्वारा बनाया गया है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है इसका। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा और विशाखापट्टनम से घिरा हुआ है।
गहरा और सुरक्षित पतन है, और ये गहरा है और बहुत सुरक्षित भी है, क्योंकि यहाँ पर पनडुब्बी भी आकर रह सकते हैं। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया है। केवल लौह अयस्क के निर्यातक के रूप में उसको बनाया गया है। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन, ओडिशा में जो पारादीप पतन है विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है, लोहा का निर्यात करता है, स्टील का निर्यात करता है, तांबा का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंततः स्थलीय नदी पतन है। कोलकाता के पास हुगली नदी है, हुगली नदी पर ही बंदरगाह बनाया गया है और वहीं से व्यापार होता है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रेवरिन पतन, मतलब रिवर नदी पर बना हुआ बंदरगाह। यह बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र मिलकर जो बंगाल में जो पानी जाता है वो हुगली नदी में जाता है। वहां का नदी का नाम है हुगली नदी, और वहां पर ही बंदरगाह बनाया गया है, जिसको बार बार साफ भी करना पड़ता है। और ज्वारीय ट्रेडल पतन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से और उस बंदरगाह पर बहुत ज्यादा कीचड़ लग जाता है, तो उस जमाव से उसको इसे नियमित रूप से साफ करना भी पड़ता है और हमेशा उसको साफ करते रहना पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। वहीं पर एक हल्दिया बंदरगाह भी बनाया गया है, जहां से हुगली नदी पर जो कलकत्ता का बंदरगाह है उससे आसानी मिल सके, तो कलकत्ता बंदरगाह बोलते हैं। और साथ में ही हल्दिया बंदरगाह भी बना दिया गया है, जिसके वजह से कलकत्ता का बंदरगाह को आसानी में हो जाता है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है, बाहर का माल यहां से निकल जाता है। ये देखो यहाँ पर बड़े आकार के कार्गो को उठाए रखने की सुविधाओं से युक्त और तुतिकोरिन पतन ये क्या कर रहा है, बड़े बड़े इधर को सामान को उठाकर सीधा रख लेता है। मेरे को तो लग रहा है वो पनडुब्बी उठाकर रखा है, लेकिन पनडुब्बी नहीं है, बड़ा बड़ा सामान है। ये सब गैस रखे जाते हैं इसमें, तो गैस रखने वाले सामान को सीधा उठाकर अपने अंदर में उसको रख लेगा और बेल्ट से बांध देगा। अब आता है वायु परिवहन। कौन सा? वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि हम बापू बन गए, हवाई अड्डा से गए हैं, हम एरोप्लेन से गए हैं। आज जितने भी लोग पहली बार जाते हैं तो सबसे पहले फोटो खींचेंगे, आई एम गोइंग टू हवाई जहाजिंग टू माई एड्रेस। गजब हाल है भैया, सीधा जाना है तो बैठो जाओ ना, फोटो काहे को खींच ले। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों और लंबे समुद्री रास्ते को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां, वांछित धरातल, वहां पर धरातल हुक्मे ना करे, घने जंगल, निरंतर बाढ़ इत्यादि एक सामान्य बात है। हमारे देश में ये सब होते रहता है। बड़ी बड़ी नदियां हैं और बहुत सारा धरातल है जहां पर आसानी से कोई जा नहीं सकता, घने जंगल है, फिर से बाढ़ हमेशा आते रहता है, तो हमारे पास हर प्रकार का मौसम होता है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। समझो कि 4-5 पहाड़ पार करना है, 1 घंटा में आराम से कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से ही कर लेंगे आसानी से। और कहीं क्रैश कर गया तो हेलीकॉप्टर भी गया, उससे बैठा है वो भी गया, काम खत्म। ये देखो, ये चित्र 7.9। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है उत्तर और पूरब में? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहां पर सामान पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। नहीं सामान पहुंचाएंगे, और जो आगे ये दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है छोटा सा गाड़ी, ये बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर खींचने के लिए बहुत कारगर है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर को खींच कर लेकर चला जाएगा, ये इतना शक्तिशाली है। और ये भी हेलीकॉप्टर इस पर लैंड करवाए तो इनको भी उठा कर लेकर चल जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा इसको बना दिया गया है। लेकिन अधिकतर इन लोगों का काम खींचने का ही होता है। क्या करते हैं, चालू करके प्लेन में जोड़ देंगे और उनका इंजन पकड़ के खींच के लेकर चले जाएंगे।
सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन 1953 में वायु मार्ग को शुरुआत किया गया था भारत में। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करता है। एयर इंडिया जो है वो घरेलू चाहे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये देख सकते हैं, ये क्या है, जहां भी ये नाव का चित्र दिख रहा है, समुद्री पतन है 12 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कच्छ में है 11 और एक किधर है, 12 था ना, तो एक किधर गया, फिर से ढूंढो। कच्छ से लेते हैं, ठीक है, कच्छ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11। एक का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, एक यहाँ पर है, एक बीच में यहाँ पर है, चाहे गोवा भी तट है, यहाँ पर भी हो सकता है। और हवाई पतन देखो कौन कौन मेन है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, ये 5-6 जगह है जहां पर हवाई पतन मतलब हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं, जो एयर इंडिया लिमिटेड थी, तेल और प्राकृतिक गैस उद्योगों को इसकी अपघटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य और दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये क्या करवाते हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं वहां पर उपलब्ध कराते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत आसानी से सामान को पहुंचाया जा सकता है। एयर इंडिया से जुड़े देश का नाम बताए। एयर इंडिया से कौन कौन देश जुड़ा है उसका नाम बताइए। करीबन 198 देश है, आप 198 देश का नाम बताइए। पूरा देश नहीं जुड़ा हुआ है, करीबन 160 देश के करीब में है जहां पर एयर इंडिया का जहाज जाकर उतर सकता है। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। हवाई यात्रा सब व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं कि आम आदमी भी वहां से उड़कर अपने स्थान पर पहुंच सके। और संचार सेवाएं, अगले भाग में हम संचार सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए सबसे अच्छा है। रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब। तो ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो चीज भी सहायता चाहिए, जो चीज भी आप पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप कमेंट करके ये हमें बता सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आप कुछ भी हमसे पूछेंगे तो, ठीक है। और आपको जो भी सलाह देना है वो भी आप दे सकते हैं। मेल बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, indrajitstudypoint@gmail.com। धन्यवाद।